प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके चैप्टर 8 का समापन करेंगे, खनिज पोषण वाले पाठ का। अब जो अपने पास टॉपिक बचा है वो है खनिज अवशोषण की कार्यप्रणाली। खनिज अवशोषण की कार्यप्रणाली जल अवशोषण से की कार्यप्रणाली से भिन्न है। ये बात मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताई है कि जल अवशोषण मुख्य रूप से निष्क्रिय विधि द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण से होता है। निष्क्रिय विधि ऊर्जा कम खर्च होती है। सक्रिय जल अवशोषण भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है जब वाष्पोत्सर्जन कम हो। ठीक है। जो खनिज पोषण जो है वो मुख्यतः सक्रिय प्रक्रम है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय खनिज अवशोषण बहुत कम होता है। तो एक भिन्नता ये हो गई। दूसरा, जल अवशोषण मुख्यतः मूल रोम द्वारा होता है, मूल के मूल रोम वाले क्षेत्र से, और खनिज अवशोषण मुख्य रूप से मूल के विभवोतक व कोशिकीय दीर्घीकरण क्षेत्र से होता है। जो मूल की संरचना हमने देखी थी, तो ये शीर्षस्थ भाग मूल गोप से ढका हुआ रहता है, ये विभवोतकी क्षेत्र, ये कोशिकीय दीर्घीकरण क्षेत्र, और उसके ऊपर ऐसे मूल रोम क्षेत्र था, है ना। तो ये मूल रोम क्षेत्र तो जल अवशोषण का कार्य करता है। ये दो जो क्षेत्र थे शुरुआती, इनसे खनिज अवशोषण होता है। ठीक है। पहले ये माना जाता था कि खनिज अवशोषण जल अवशोषण के साथ ही होता है, जल अवशोषण के साथ ही होता है, लेकिन आज ये साबित हो चुका है दोनों भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। खनिज अवशोषण अलग है और जल अवशोषण की प्रक्रिया अलग है। हालांकि दोनों बाद में मूल के जाइलम में मिक्स हो जाते हैं, तभी उसको बाद में रस बोलते हैं, जाइलम रस बोलते हैं। और जाइलम रस का ऊर्ध्व प्रवाह रसारोहण हमने पढ़ा है। ठीक है। तो इसको दो श्रेणियों में बांटा है, निष्क्रिय खनिज अवशोषण और सक्रिय खनिज अवशोषण। निष्क्रिय नगण्य होता है, कम मात्रा में, ज़्यादा सक्रिय होता है। निष्क्रिय खनिज अवशोषण के पुनः तीन भिन्न मतों के बारे में उल्लेख है। पहला है मास फ्लो हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना है। ठीक है। अभी जिसका खंडन किया था हमने कि पहले माना जाता था कि पानी के साथ ही जल का वो खनिज का अवशोषण होता है, लेकिन ये वर्तमान में गलत है। तो यही बात ही पहले वाली है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि जल अवशोषण के साथ साथ ही खनिजों का अवशोषण हो जाता है। आयन एक्सचेंज मतलब आयनों का आपस में अदला बदली। अधिकांश खनिज जिनके बारे में हमने पढ़ा है ऊपर, आवश्यक खनिजों का विवरण भी पढ़ा है, सबको मृदा में आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। मैंगनीज को Mn2+, मैग्नीशियम को Mg2+, देखा था। ठीक है। कॉपर को Cu2+, Cu+, ऐसे वैसे तो अधिकांश आयनों के रूप में अवशोषित होता है। तो ये कह रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि मूल और बाह्य वातावरण के बीच में समान आयनों की अदला बदली हो जाती है। जैसे मूल के अंदर सोडियम है आयन और बाहर पोटेशियम आयन है। मूल को पोटेशियम आयनों की आवश्यकता है, तो ये पोटेशियम आयनों के बदले में उतनी संख्या में सोडियम आयनों को बाहर भेज देंगे, अदला बदली हो गई। ठीक वैसे ही जैसे हमने रंध्र खुलने बंद होने की प्रक्रिया में H+ और K+ के बीच में आदान प्रदान देखा था, वो तो पादप की कोशिकाओं के अंदर ही था। ये पादप के मूल की सतह पर जो स्थित कोशिकाएं हैं वो, और बाह्य वातावरण के बीच में आयनों के आदान प्रदान की है। ठीक है। ऐसा बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है निष्क्रिय। डोनन साम्यावस्था अगला एक है सिद्धांत, डोनन साम्यावस्था की। ज़्यादा इसका वर्णन दिया नहीं है। डोनन नाम के वैज्ञानिक ने इसको यह अवधारणा दी थी 1927 में। इन्होंने कहा कि कुछ मूल के अंदर कुछ स्थिर आयन होते हैं। स्थिर आयन, स्थिर आयन मतलब गतिशील आयन होते हैं, प्राय बड़े आकार के होते हैं, और ये कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जाते हैं, एक जगह टिके रहते हैं। इनको देखकर बाहर से उतने ही, जैसे स्थिर आयन मान लो धनायन है, तो बाहर से धनायन अंदर आ जाएंगे आयन अदला बदली करने के लिए, लेकिन फिर वो अदला बदली होती नहीं है, आयन विनिमय होता नहीं है, क्योंकि स्थिर आयन है। ठीक है। ऐसा है, ऋणायन तो अंदर आ जाएंगे, परंतु स्थिर आयन यदि ऋणायन है तो वो बाहर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में विस्तार से इसमें बताया नहीं है।
इट इज़ इसमें लिखा है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजेबल और फिक्स्ड आयन, स्थिर आयनों पर निर्भर है। डोनन साम्यावस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उल्लेख करता है कि तत्व जो है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी अवशोषित हो जाते हैं और संग्रहित होते हैं। ठीक है, मृदा में जब खनिज, मृदा में जो खनिज पाए जाते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे खनिज मूल के अंदर, मूल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये उल्लेख करता है। हालांकि किस प्रकार होता है इसके बारे में अपना वर्णन नहीं है। मुख्य जो है वो है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और सक्रिय अवशोषण कब होता है? जब सांद्रता प्रवणता विपरीत, तो बहुत अधिक मात्रा में खनिज मूल के अंदर पाए जाते हैं बाहर की तुलना में, फिर भी वो अंदर खींचते रहते हैं बाहर से खनिजों को, तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत खींचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें भी तीन अवधारणाओं का उल्लेख है। तीसरे का 1 नंबर लिखा है इन्होंने गलती से। पहला है कैरियर कंसेप्ट, ठीक है, वाहक संकल्पना। तो वाहक संकल्पना का उल्लेख हम लोग कर चुके हैं जब हमने इस यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ा था, पादप जल संबंध। उसमें मैंने डिफ्यूज़न यानी विसरण, और दूसरा सक्रिय परिवहन, ठीक है, और एक सुसाध्य विसरण, 3 पढ़े थे हमने, विसरण, सुसाध्य विसरण, सक्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन वाली कॉन्सेप्ट पर है ये, ठीक है, सक्रिय परिवहन के कॉन्सेप्ट पर है। अब इसमें कुछ शब्दों का खेल ऐसे किया है कि अपने को भिन्न लगता है, बाकी वही है। एक चित्र से आपको पुनः स्मरण कराता हूं मैं। इसमें तीनों प्रकार का वो है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप आएंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, वो प्राय ये अध्रुवीय होते हैं, इसलिए कोशिका झिल्ली इनमें बाधा नहीं डालती है और ये इनके आर पार चले जाते हैं। फिर ये ध्रुवीय है, आयन है, यौगिक है, जो कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकते, तो इनको इनकी सांद्रता प्रवणता के अनुसार वाहक प्रोटीन सहायता करते हैं, सुसाध्य विसरण, इसमें भी ऊर्जा खर्च नहीं होती, और ये वाहक प्रोटीन इसको वहाँ पहुँचाते हैं। फिर ये है सक्रिय परिवहन, इसी का उल्लेख है अब जो आप लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसमें इसी का है, तो इसी पर राउंड करता हूँ मैं एक बार इस पर, कि बाहर कम अंदर ज़्यादा लाना है। तो वाहक के साथ में वो आयन वगैरह जुड़ जाते हैं जो ध्रुवीय प्रकृति के हैं, वो वाहक के साथ जुड़ जाते हैं और वाहक फिर इनको दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। अब सांद्रता प्रवणता विपरीत ऐसा कार्य करना, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी खर्च होती है। इसी का अब इसने अन्य शब्दों का उपयोग करके इसी बात को बताया, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ नाम बताया गया। इसमें पहले बोला है कि द पार्ट ऑफ सेल और टिश्यू इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज ड्यू टू द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज इनर स्पेस, कि कोशिका का वह भाग या उत्तक का वह भाग जहाँ पे आयनों का अवशोषण हो जाता है ऊर्जा खर्च करके, उसको इनर स्पेस बोला है, आंतरिक भाग। यानी बाहर से जब अंदर अंदर घुस जाएंगे, कोशिका के अंदर वाला भाग इनर स्पेस है, इतना सार है इसका, इनर स्पेस है, ठीक है। और जबकि आउटर स्पेस उसको बोला है जहाँ पे आयन और खनिज जो है वो मुक्त रूप से विस्तृत होते रहते हैं, उसको बोला आउटर स्पेस, ठीक है। अब आउटर स्पेस मतलब बाह्य वातावरण, इनर स्पेस मतलब आंतरिक वातावरण, दोनों के बीच में एक बाधा पाई जाती है, ठीक है। ये देखो इस लाइन का लिखा है, द रीजन बिटवीन आउटर स्पेस एंड इनर स्पेस इज नॉट परमिएबल फॉर द आयंस, कि बाह्य अवकाश और आंतरिक अवकाश के बीच का जो क्षेत्र है वो आयनों के लिए पारगम्य नहीं है। यानी ये वही जो कोशिका झिल्ली हमने देखी वही, तो कोशिका झिल्ली को अपारगम्य बोला है, कोशिका झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर की बात, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो वॉन डेन हॉर्नट ने बताया था। अब इसमें हुआ गया कि आयन जो है वो वाहकों की सहायता से वाहक से जुड़ जाते हैं आउटर स्पेस में,
और वही वाहक इसको आंतरिक स्पेस में छोड़ देते हैं। ठीक है, किस में से होकर? उस अपारगम्य क्षेत्र में से होकर, यानी उस अपारगम्य क्षेत्र परिवाहक है, उस वाहक से आयन जुड़ जाते हैं और वाहक उन आयनों को इनर स्पेस में त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। यही वो चित्र वाला, फिर से देखते हैं चित्र। ये आउटर स्पेस बाहर वाला, ये इनर स्पेस, ये वो अपारगम्य क्षेत्र। ठीक है, ये बीच में वाहक, तो वाहक से ये जुड़े और वाहक ने इनको यहाँ पे छोड़ दिया, ऊर्जा खर्च हुई। अब इसको कुछ समीकरण द्वारा और दिखाया इसने, देखो कि कैरियर प्लस एटीपी। ठीक है, तो कैरियर सक्रिय हो गया। इसको हम उदाहरण ले सकते हैं, हम लोग कोई टैक्सी करते हैं, ठीक है, तो ये टैक्सी है, कैरियर। टेम्पो है, अपने सरदार सर वाले टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है। उस टेम्पो वाले को हमने रुपए दिए, ये एटीपी है, तो टेम्पो वाला सक्रिय हो गया रुपए लेकर। हमारे रुपए कम हो गए, हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया, रुपए कम हो गए, और रुपए पाकर वो टेम्पो वाला सक्रिय हो गया, टेम्पो को ऑन कर लिया। अब उस सक्रिय जो टेम्पो वाला है कैरियर, उसमें आयन बैठ गए। आयन हम लोग हैं, सवारी है, सवारी बैठ गए। सवारी बैठ गए तो इनके बीच में एक अस्थायी संबंध बना, इसको बोला कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हम जो सवारी है उसको अपने घर तक पहुंचा देगा, तो ये घर तक पहुंचा देगा और खुद पुनः क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। टेम्पो बंद करके फिर से खड़ा हो गया दूसरी सवारी के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। फिर साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट है, ये लंदेगार्ड और बर्स्टॉम ने इसको प्रतिपादन किया। आयन पंप एक कुछ वर्णकों का समूह है जो कोशिका के अंदर है, उसको बोला है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम बोला है। ये प्राय सांद्रता प्रवणता के विपरीत ऋणायनों को बाह्य वातावरण से अंदर की तरफ खींचते हैं। सांद्रता प्रवणता के विपरीत, यानी बाहर कम ऋणायन है, उनको कोशिका के अंदर जहाँ ज़्यादा ऋणायन है वहाँ पे ज़बरदस्ती अंदर पंप करते हैं, खींचते हैं ऊर्जा खर्च करके। ठीक है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है, श्वसन के द्वारा। ठीक है, अब ऋणायन चूंकि अंदर आ गए तो आवेश असंतुलन हो गया, बाहर ऋणायन घट गए, अंदर ऋणायन बढ़ गए, तो अपने आप बाहर से धनायन अपने आप निष्क्रिय रूप से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी इस टेबल में दो चीज़ें देखो, आउटर सरफेस, इनर सरफेस, और बीच में बैरियर मेम्ब्रेन, यानी उस कोशिका झिल्ली को बोला है। तो बाहर से एनायन मतलब ऋणायन, साइटोक्रोम पंप इसको पंप करते हैं, खींचता है, तो अंदर आ गया एनायन। ठीक है, इसमें ऊर्जा खर्च हुई। अब अंदर ऋणायन बढ़ गए, बाहर ऋणायन घट गए, तो आवेश संतुलन करने के लिए उतना ही धनावेश अंदर की तरफ निष्क्रिय रूप से अंदर आ जाता है। यानी धनायनों के अवशोषण में लिए ऊर्जा खर्च नहीं चाहिए, ऋणायनों के अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा की पूर्ति होती है श्वसन के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इस लंदेगार्ड और बर्स्टॉम ने कहा कि एक प्रत्यक्ष संबंध है श्वसन की दर और जो ऋणायन अवशोषित होती है उनके मध्य। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, ये वही है। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना है, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब विद्युत रासायन प्रवणता, उच्च विद्युत रासायन प्रवणता से निम्न विद्युत रासायन प्रवणता की तरफ आयनों का प्रवाह होता है। ये इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ एनायंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ बैरियर मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। विद्युत रासायनिक विभव के कारण से ऋणायन जो है वो अंदर आते हैं, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, और ऊर्जा खर्च होती है तो एटीपी टूटता है। एटीपी तोड़ने के लिए एटीपीएज एंजाइम है। अगला चैप्टर ही अपना एंजाइम का है। तो ये चैप्टर वैसे पूरा हो गया। अब जो छोटा सा टॉपिक हाइड्रोपोनिक्स, ये चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ लिया था, जल में पौधे उगाना। आपको चित्र भी दिखाया था कि पाइप में बड़े बड़े छेद करके उसके अंदर पौधे उगा देते हैं। मोटा पाइप है, उस पाइप के अंदर पानी बहता रहता है ना, वही हाइड्रोपोनिक्स। वापस बताया इसको, जल कृषि, जल में उगाना।
और कई जगह ये भी कहा था कि बालू संवर्धन हमने पढ़ा वर्मी कोलाइट का, तो वो वर्मी कोलाइट को भी काम में लेते हैं। ठीक है, तो वर्मी कोलाइट में किसी प्रकार खनिज नहीं होता, बाहर से जो जल देंगे उसमें खनिज होगा। वर्मी कोलाइट के कुछ गुण भी हमने पढ़े थे, वहाँ पे चित्र भी आपको दिखाया था मैंने, उसी का पुनः गुण बताए गए, वापस गुण बताए गए वर्मी कोलाइट का। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स भी पहले आ गया, उसी को वापस बताया, रिपीट है। तो पढ़ते हैं, देखो, वर्मी कोलाइट इज अ मिनरल सब्सटेंस दैट इज फाउंड एन अर्थ ऑन अर्थ, है यानी इन नेचुरल स्टेट ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मिलता है वर्मी कोलाइट। और ये जो है विशेष प्रकार की भट्टियों में इसको गर्म किया जाता है लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और फिर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको काम में लेते हैं पादपों को उगाने के लिए। ठीक है, वर्मी कोलाइट के गुण: हल्का होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय है, बंध्य प्रकृति है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े खरपतवार नहीं उगती। ठीक है, इसमें पानी अवशोषित करने की प्रचुर क्षमता होती है, मृदा से ज़्यादा क्षमता होती है। लूज टेक्सचर है, ढीला होता है, इसलिए वातन का समस्या नहीं रहती और जड़ आसानी से फैल सकती है इसके अंदर। ठीक है, ये डज नॉट डिसोसिएट, ये वियोजित नहीं होता है, इसलिए इट कैन बी यूज कंटिन्यूसली टू ग्रो क्रॉप्स, इसको बार बार काम में ले सकते हैं फसल उगाने के लिए। Thus nowadays vermiculite is used to grow plants and this technique is called vermiculoponics। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस तकनीक को vermiculoponics कहते हैं। तो इसी के साथ आपका 8वां चैप्टर का भी आज समापन होता है। अगले वीडियो से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो इस दूसरी यूनिट का अंतिम चैप्टर है, एंजाइम्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।